महक अपने हाथों की मेहंदी देखकर शर्मा रही थी, जिसमें उसके पति मयंक का नाम अभी भी चमक रहा था। उसकी शादी को अभी केवल 2 दिन ही हुए थे। शादी के बाद पहली रात तो दोनों पति पत्नी इतने थके थे कि उन्हें बात करने की फुर्सत भी नहीं मिली थी। और आज शाम से ही महक का हृदय कांप रहा था कि आज की रात वो मयंक के साथ अपना समय बिताने वाली है। मयंक भी बीच बीच में अपनी चोर निगाहों से उसे निहार रहा था। दूसरे दिन वो दोनों बैठे ही थे कि तभी मयंक को किसी नए नंबर से फ़ोन आया और वो घबराया हुआ तेजी से बाहर निकल गया। महक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक से कहाँ चले गए। 1 घंटे के बाद बाहर आंगन में चीख पुकार मच गई। महक घबरा गई कि ये क्या हो गया और वो तुरंत अपने कमरे से बाहर आई तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि कुछ लोग मिलकर उसके देवर मोहित की मृत देह को लाकर आंगन में रख रहे थे कि तभी उसकी सास अपने बेटे की देह से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। महक भी ये देखकर बौखला उठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाकी सब लोगों की बातें सुनकर महक को पता चला कि उसके देवर मोहित ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और फिर शराब के नशे में वो बाइक चला रहा था और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। महक दौड़कर अपनी सास के पास गई और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। उसकी सास का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और वो वहीं पर बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से महक कुछ औरतों की मदद से उन्हें कमरे के अंदर लेकर आई और डॉक्टर को बुलाया गया उन्हें होश में लाने के लिए। उधर महक रोते बिलखते स्तब्ध सी खड़ी रह गई। मयंक और सबने मोहित को अंतिम विदाई दी। कहाँ घर में मयंक के विवाह के कारण खुशियों का माहौल था और अब घर में मातम मनाया जा रहा था। खैर, जो होना था वो तो हो चुका था। मयंक की शादी को अब 15 दिन हो चुके थे और अब उसकी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। उसे अब वापस काम पर भी जाना था, इसलिए वो अपने कमरे में बैठकर अपनी पैकिंग कर रहा था और उसकी नवविवाहिता पत्नी महक आंखों में आंसू लिए उसे पैकिंग करते हुए देख रही थी कि तभी मयंक ने धीरे से कहा कि तुम उदास क्यों हो रही हो? अगली बार मैं आऊँगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी माँ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूँगा। देखो महक, घर में ऐसा हादसा हो गया है कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाए और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे अरमान होंगे, लेकिन देखना, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूँगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। महक ने अपने पति की बात सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। अभी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। मयंक भी दुखी मन से फिर से अपनी पैकिंग करने लगा। मयंक और महक की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। महक अपनी आंखों में अपने भविष्य के ना जाने कितने सुनहरे सपने सजाकर इस घर में आई थी, लेकिन उसके सारे सपनों को एक गहरा झटका लग गया था। उस दुर्घटना के बाद से ही महक की सास एकदम सुन्न होकर एक कोने में ही चुपचाप बैठी रहती थी। उसकी सास अपने बेटे मोहित को बहुत प्यार करती थी। वैसे तो वो मयंक की सौतेली माँ थी। मयंक जब 10 वर्ष का था तो उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। जब उसके पिताजी दूसरी शादी करके उस घर में आए थे तो मयंक ने भी दिल से उन्हें अपनी माँ का स्थान दिया था। मयंक की दूसरी माँ भी मयंक के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब उनके अपने बेटे मोहित का जन्म हुआ तो तब से ही वो अपने बेटे मोहित पर ज़्यादा प्यार दुलार लुटाने लगी थी। लेकिन तब तक मयंक भी बड़ा हो गया था और वो कॉलेज जाने लगा था, तो उसे ये सब दिखाई नहीं देता था। जब मयंक जॉब करने लगा तो उसके पिताजी का भी देहांत हो गया। अब मयंक पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मयंक तो घर संभालने में लग गया और उधर मोहित ऐशो आराम से रहने लगा। उसकी माँ अपने बेटे के मुंह में इतनी अंधी हो गई थी कि मोहित की हर फरमाइश वो पूरी कर देती थी। वो जितने रुपए मांगता उसे उतने ही रुपए दे देती थी और ये उसी का परिणाम था कि आज मोहित की ये दुर्गति हुई थी। मयंक अपने काम के सिलसिले में दिल्ली रहता था और उसका पूरा परिवार जयपुर में रहता था। अब उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और वापस दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। उधर महक भी ऐसे समय में बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी शादी के अगले दिन ही ये दुर्घटना हो गई थी। तो बहुत से लोग अपनी दबी जुबान में उसे अपशुगनी और मनहूस कह रहे थे, मगर महक ने किसी तरह अपने दुख को दबाकर अपनी सास की देखभाल कर रही थी। मयंक शाम को अपना सामान लेकर स्टेशन जाने के लिए निकल गया, लेकिन स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो वो फिर से घर वापस आने के लिए निकल पड़ा
और इधर मयंक की माँ मयंक के जाते ही महक के पास पहुंची और महक से कहने लगी, देखो बहू, तुम इस घर की दहलीज के अंदर मत आना। तुमसे मैं जितना कहती हूँ उतना ही काम करो और चुपचाप घर के बाहर पड़ी रहो। मेरे घर में तेरी जैसी अपशकुनी और मनहूस बहू के लिए जगह नहीं है। ये सुनकर महक चौंक गई और कहने लगी, माँ जी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, कल मुही कहीं की, निकल जा मेरे बेटे के कमरे से बाहर। जाकर गौशाला में अपना बिस्तर लगा ले। महक की सास ने उसके बाल पकड़कर उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। उसी समय अचानक मयंक वहां पर पहुंच गया और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो। अपने बेटे को वहां पर अचानक से देखकर वो चौंक गई और कहने लगी, अरे मयंक, तू वापस क्यों चला आया। मयंक ने महक को उठाकर उसकी साड़ी को आंचल को ठीक करते हुए उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और फिर किचन से पानी लाकर उसको पानी पिलाया। मयंक की माँ निशब्द सी खड़ी रही। जब महक की दशा थोड़ी स्थिर हुई तो मयंक ने अपनी माँ की ओर घूरते हुए कहा कि माँ, तुम ये क्या कर रही थी। अब तो मयंक की माँ चुप नहीं रह पाई और वो गुस्से में भड़कते हुए कहने लगी, तो मैं और क्या करती। ये मनहूस है, अपशकुनी है, इसे मैं अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए बाहर गौशाला में भेज रही थी। तभी मयंक गुस्से में बोला, माँ, तुम ये क्या कह रही हो। तुम महक को मनहूस कैसे बोल सकती हो। तभी उसकी माँ चीखते हुए बोली कि इसके आने के बाद मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये मेरे छोटे बेटे को खा गई। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मयंक अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, देखो माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के आने या नहीं आने से छोटे की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। छोटे के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी खुद की अपनी गलती थी। उसने अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। आखिर इसमें महक की क्या गलती थी जो तुम इसके साथ इतना रूखा व्यवहार कर रही हो। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसी मनहूस बहू को अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अच्छा, तो ठीक है माँ, इससे अच्छा तो मैं महक को अपने साथ ही लेकर चला जाऊंगा, फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी उसकी माँ फिर से गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ हाँ, ले जा तू इसे। अब तू अपनी पत्नी के ही गुणगान करेगा। आखिर तूने दिखा ही दिया कि तू मेरा सौतेला बेटा है। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मेरा सगा बेटा इस दुनिया से ही चला गया, और अब तुझे तेरी ये मनहूस पत्नी ही प्यारी लग रही है। मयंक का दिल तड़प उठा। वो दुखी स्वर में बोला कि माँ, जहाँ तक बात रही मनहूस होने की, तो जब आप इस घर में ब्याह कर आई थी उसी दिन मेरी दादी का भी स्वर्गवास हो गया था, तो क्या आप भी मनहूस थी। माँ, मैंने कभी भी आपको सौतेली माँ नहीं समझा, हमेशा आपको अपनी माँ की तरह सम्मान दिया, लेकिन आज आपकी हरकत देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तभी उसकी माँ गुस्से में कांप उठी और उससे कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, तू सौतेला था और तूने अपना सौतेलापन दिखा भी दिया, इसलिए तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा और तुझे दोबारा पलट कर यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पिता ने गुजरने से पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था। अब मैं तुम दोनों को अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। मयंक दुखी स्वर में बोला, माँ, हमारा रिश्ता बचा रहता, मेरे लिए वही काफ़ी था। तुम ये घर अपने पास रखो, मेरे पास रहने की जगह है, मैं वहाँ पर सुकून से रह सकता हूँ। लेकिन बस मुझे यही तकलीफ़ रहेगी कि अपनी सगी माँ को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था और अब तुम्हें माँ माना था, और अब तुम भी मुझसे दूर चली गई। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और महक को अपने साथ लेकर वो वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद महक की सास बिल्कुल अकेली पड़ गई और इस उम्र में वो अकेली रहने से घबरा रही थी, तो उसने अपने भतीजे और उसकी बहू को बुलाकर अपनी देखभाल करने के लिए उन्हें घर में रख लिया। और उसके भतीजे ने उसके साथ ऐसी चालाकी की कि उसको वो समझ ही नहीं पाई। एक दिन उसके भतीजे ने अपनी बुआ जी से कहा, बुआ जी, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, इतना तो कोई माँ बाप भी अपने बेटे के लिए नहीं करते हैं। तो मैं भी सोच रहा था कि मैंने एक प्लॉट लिया है और क्यों ना वो मैं आपके नाम ही कर देता हूँ, ताकि आपके बेटे मयंक को पता चले कि मैं आपको कितनी इज्जत से रखता हूँ। तभी मयंक की माँ बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे फूफा जी मरने से पहले ये घर मेरे नाम करके गए थे। तूने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए ये ही बहुत है। काश मेरा बेटा मयंक मेरे लिए इतना सोचता, लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ अपनी पत्नी का प्यार दिखाई दिया और वो उसको यहाँ से लेकर चला गया। तभी उनके भतीजे ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि मधु, वो फाइल लेकर आना, और अपनी बुआ जी से बोला, नहीं बुआ जी, अब आपने मुझे अपना सहारा माना है तो फिर क्या एक प्लॉट मैं आपके नाम नहीं कर सकता, आप इस पर साइन कीजिए। तभी उन्होंने खुशी खुशी उस पर साइन कर दिया और मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भतीजा कितना अच्छा है।
आज के दिन कोई अपना सगा बेटा भी अपनी माँ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा। साइन होने के बाद दूसरे ही दिन उनके भतीजे ने उनको उस घर से निकाल दिया और कहा कि जा बुढ़िया यहाँ से, इस घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये घर अब मैं अपने नाम कर चुका हूँ। तभी मयंक की माँ चौंक गई कि ये घर तो मेरे नाम पर था। उसने अपने भतीजे से कहा, तू ये क्या बोल रहा है, पता भी है तुझे? क्योंकि ये घर तो तेरे फूफा जी मेरे नाम पर करके गए थे। उनके भतीजे ने कहा, वो करके गए थे बुआ जी, लेकिन अब ये घर मेरे नाम पर हो चुका है, क्योंकि कल ही मैंने आपसे इस घर के कागजात पर साइन करवाए हैं। क्या आप इतनी जल्दी भूल भी गई? लेकिन बेटा वो तो तूने अपनी खुद की प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। अरे मेरी भोली बुआ जी, इतनी आसानी से आप थोड़ी उस पर साइन कर देती, इसलिए मैंने चालाकी खेली। और अब आप यहाँ से चली जाइए। अपने आदमियों से कहकर उनके भतीजे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मयंक की माँ बाहर पड़ी पड़ी रोती रही और पछताती रही कि काश अगर मैंने अपने बेटे को यहाँ से नहीं निकाला होता तो कम से कम ऐसे समय में वो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार तो नहीं करते। मेरी एक गलत सोच के कारण मेरे अपने ही बेटे बहू से रिश्ता टूट गया। सही कहते हैं लोग कि अपने तो अपने ही होते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।